मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बिहार में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। तमाम दिग्गजों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। पीएम मोदी से लेकर तमाम नेताओं ने प्रचार किया और सभी ने अपनी अपनी पार्टी के लिए लोगों से वोट की अपील की। वहीं पहले चरण में चुनाव प्रतिशत बढ़ा, जिससे एनडीए अपनी ज्यादा सीटों का दावा कर रहा है, तो महागठबंधन पहले चरण में अपनी 75 से ज्यादा सीटें मानकर चल रहा है। हालांकि अब 11 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होगा। देखना होना है कि जनता किस पर भरोसा करेगी और किसके लिए वोट करेगी। वहीं ये चुनाव दिलचस्प इसलिए भी है कि लालू परिवार में फूट है। तेजस्वी अलग चल रहे हैं, तेज प्रताप अलग लड़ रहे हैं। हालांकि इस चुनाव में इंडिया न्यूज की टीम ने क्या क्या चुनावी रंग देखे, इसकी तस्वीर क्या साफ होगी, इस पर हम रिपोर्टर्स से भी बातचीत करेंगे। और देखिए शिखा हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं, आनंद की भी मौजूदगी है हमारे साथ, हम बातचीत करेंगे। और देखिए सबसे पहले आप ये बात समझिए कि आज चुनाव प्रचार प्रसार का जो दौर था वो खत्म हो गया, जो शोरगुल था वो खत्म हो गया, क्योंकि आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया है दूसरे और आखिरी चरण के लिए। 20 जिले हैं, 122 सीट है। शिखा की मौजूदगी है, आनंद की भी मौजूदगी है और भी रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे ग्राउंड जीरो से। शिखा, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, आज का दिन अहम था क्योंकि जो चुनाव प्रचार प्रसार है वो बिल्कुल खत्म हो गया है, शांत हो गया है। अब इंतजार इस बात का है कि क्या बिहार इतिहास रचेगा, क्योंकि जिस तरह से पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज गया है आगे, उम्मीद तो यही है कि दूसरा चरण भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है। थम चुका है और अब केवल और केवल नतीजों पर ही 11 तारीख के बाद 14 तारीख का ही इंतजार होगा और नतीजों का इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल जो देखने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों ही इस बात पर दावा कर रहे हैं कि जो ये बढ़ा हुआ वोटर टर्नआउट है, जो 65% वोटर बाहर निकला है और जिसने मतदान किया है, वो उनके दोनों के दावे हैं कि अपने अपने तरफ उनके वोट गिरा है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उनका ये मानना है कि दरअसल ये एसआईआर की वजह से है, क्योंकि 65 लाख वोट कटे थे, जो एक बड़ा नंबर था। और उनका ऐसा मानना है कि क्योंकि वोट कटे हैं तो वोटर लिस्ट में जो छंटनी हुई है उसके बाद अगर लोग निकले हैं वोट करने तो वो संभवतः उसमें कोई बहुत बड़ा वेव का ऐसा कोई मतलब नहीं है। वो दरअसल ये इस वजह से हुआ है क्योंकि नंबर का हेर फेर हुआ है। दूसरी बात ये कि क्योंकि महागठबंधन का ये दावा है कि भाई हमने जो है हमें बदलाव का एक बदलाव नजर आ रहा है जमीनी स्तर पर और इसीलिए लोग बाहर निकले हैं, तो जनसुराज का भी अपना एक दावा है, जो तीसरा मोर्चा एक तरीके से यहाँ पे निकला है बिहार में इस बार, उनका भी ये दावा है कि विंड्स ऑफ चेंज है। लेकिन एनडीए का ये दावा है कि दरअसल ये उनकी पॉपुलैरिटी पर एक मोहर है और जनता ने ये बात अपना मत बताया है ईवीएम पर जाकर के कि एनडीए की सरकार ही दोबारा आएगी। तो तमाम तरीके के जो पक्ष और विपक्ष के जो दावे हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि एसआईआर की भी एक बड़ी भूमिका इसमें रही और दूसरी बात ये भी देखने को मिली कि युवा जो नया वोटर है, क्योंकि वो एक बड़ी संख्या में है, उसका भी वोटर लिस्ट में जो नाम जुड़ा उस वजह से भी जो है लोगों में एक उत्साह था, क्योंकि युवा भी चाह रहे थे कि क्योंकि जैसे जॉब्स की बात है, पलायन की बात है, तो उस पर वो बात होनी चाहिए और ईवीएम पर जाकर उन्होंने भी अपनी बात रखी और कहीं ना कहीं ईवीएम के थ्रू अपना एक मत बताया। तो संभावना ये जताई जा रही है कि युवा और महिला दोनों ही जो ये वोटर है, जो नया एमवाई समीकरण बना है, ये दोनों वोटर डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं इस बिहार के चुनाव में और इसीलिए कोई नई बयार रच जाएगा बिहार, ये तो 14 नवंबर की डेट ही बताएगी। लेकिन फिलहाल देखने की वाली बात ये कि चाहे जॉब्स हो, पलायन हो या फिर महिलाओं के मुद्दे हो, ये मुद्दे सबसे ज्यादा रेजोनेट कर रहे हैं लोगों के अंदर। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। अच्छा देखिए आनंद की भी मौजूदगी और शैलेंद्र की भी मौजूदगी हमारे साथ। आनंद, देखिए ये बात तो तय है कि दूसरे चरण का चुनाव होगा और इसमें अब देखना ये होगा कि किस तरह से जो जनता है वो सामने आती है। लेकिन ये बात भी मानना पड़ेगा कि 2020 के भी चुनाव को अगर हम देखें, नीतीश कुमार उस फेज में थे जो सबसे ज्यादा कम वोट उनको मिले, लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि उनके जो कोर वोटर्स थे वो कहीं हिले नहीं है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनके माइंड में आज भी वो जंगल राज की छवि है और इसी को भुनाया है इस पूरे चुनाव में। अगर एनडीए को हम देखें तो तमाम जनप्रतिनिधियों की तरफ से क्या वो मुद्दे होंगे जो खास करके इन सीमांचल और मिथिलांचल की सीटों पर हावी होंगे? जी देखिए खुशबू, जिस तरीके से आपने बोला कि नीतीश कुमार का जो एक वोट का तबका था, जो खास तौर पे जो ईबीसी वोट बैंक है, सोशल इंजीनियरिंग जो नीतीश कुमार ने किया था 2005 में और लगातार उसी वोट बैंक के
वनिस्पत वो बनते आ रहे थे मुख्यमंत्री, जो उन्होंने जिस तरीके से जो MY का समीकरण RJD लेकर चलती थी उसको उन्होंने तोड़ा था और फिर EBC, अपर कास्ट, स्वर्ण, इन सबको एक साथ वो लाए थे। मगर जिस तरीके से 2020 में उनके वोट में डेंट लगी थी, खास तौर पे सीटों में डेंट लगी थी, जहां उनकी पार्टी सिर्फ 43 सीटों पर जाकर सिमट गई थी, तो इस बार नीतीश कुमार कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड दिख रहे थे, क्योंकि चिराग पासवान, जिन्होंने पिछली बार बगावत कर दिया था NDA में और उन्होंने ही सबसे ज़्यादा ठेस पहुंचाई थी नीतीश कुमार की पार्टी को, तो अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है, चूंकि आपने जंगल राज की बात कही कि लगातार लोगों को याद दिलाते आ रही है NDA की किस तरीके से जब एक समय था बिहार में, वो दौर था जब जंगल राज होता था, मगर अभी हमारी मौजूदगी 10 सर्कुलर रोड पे है और ये वही घर है लालू प्रसाद यादव का। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव का घर है, यहीं तेजस्वी भी रहते हैं और यहाँ पर अभी मेरे साथ में काफ़ी लोगों की मौजूदगी भी है, क्योंकि आज प्रचार थमा है सेकेंड फेज का, और प्रचार थमने के बाद आखिर जब पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं, लगातार दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं तेजस्वी यादव के पास में, आज चूंकि उनका जन्मदिन भी है, तो ऐसे में ये अपने साथ में अपना रिपोर्ट भी लेकर आ रहे हैं कि आखिर किस तरह से प्रथम फेज में वोटिंग हुई है और आखिर किस तरीके से सेकंड फेज में ये क्या होप कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है। जिस तरह से रिकॉर्ड वोटिंग हुई, जिस तरह से NDA ने तमाम सवाल उठाए हैं जंगल राज पे, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से तेजस्वी ने जो वादा किया है तेजस्वी प्रण में कि हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो ये जो फैक्टर्स हैं आखिर चुनाव में कितना पहुंच पाया है लोगों तक, तो हम यहीं पे उनके कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और जानेंगे आखिर उनका क्या करना है। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर RC पांडे हूँ। मैं इनके मित्र दल किसान कांग्रेस का नेता हूं और किसान कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव और बिहार का प्रभारी भी हूं। सर, जिस तरीके से रिपोर्ट्स आए हैं पहले दौर चरण में कि किस तरीके से रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग हुई है बिहार में, इतनी ऐतिहासिक वोटिंग कभी नहीं हुई है। आंकड़े बताते रहे कि जब भी इतनी हाई वोटिंग होती है तो सरकारें बदलती हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि सरकार बदलने वाला है बिहार में, या फिर जो है कि NDA की सरकार है, नीतीश कुमार जो बार बार कह रहे हैं 10,000 रुपये का उन्होंने महिलाओं को पैसा देने का काम किया है और कह रहे हैं कि ये हमारा ट्रम्प कार्ड है, तो लगता है जिस तरह से तेजस्वी ने वादे किए हैं कि हर परिवार में एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो उस पर अब लोग भरोसा कर रहे हैं, चूँकि वो जंगल राज की बात लगातार दोहराते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका बिहार की धरती पर स्वागत कर दूं। आप दिल्ली से चल करके आए हैं। और तेजस्वी जी, एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं कि आज तेजस्वी जी का जन्मदिन है, उन्हें भी मैं आपके चैनल के माध्यम से शुभकामना देता हूं। आप जहां पर खड़े हैं आज ये 10 सर्कुलर रोड है, लेकिन ये भावी मुख्यमंत्री बिहार का आवास होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से युवाओं का रुझान वोटिंग की तरफ, वोट % बढ़ा है, तो तेजस्वी और राहुल जी के विश्वास पर बढ़ा है। आप ये देख सकते हैं कि तेजस्वी पर इसलिए लोग विश्वास कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने नौकरियां दी, जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई, इन्होंने जो वादा किया तो उसे पूरा किया, लेकिन नीतीश जी अपने किसी भी वादे पे पूरा नहीं कर पाए। अब जंगल राज की बात लगातार दोहराते हैं, प्रधानमंत्री आते कहते किस तरीके से मंच पे जो गाने बज रहे हैं, सिक्सर चला देव, 6 गोली मार देव, कट्टा लेके घूमब रंगदार बन जाए, तो ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री आके जो बोलते हैं कि मंच से इस तरह की बातें की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं फिर जंगल राज रिटर्न हो जाएगा अगर तेजस्वी की सरकार आती है, तो महागठबंधन की सरकार आती है बिहार में। प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोल सकते हैं। वो ये शब्द का प्रयोग आज बिहार की धरती पर किए हैं तो अपने ही गठबंधन के मुख्यमंत्री के ऊपर बोल रहे हैं। जंगल राज उनके राज्य में कायम है। गोलियां क्या पटना में रुकी हुई हैं? क्या जंगल राज नहीं दिख रहा है? आए दिन दहाड़े महिलाओं का अपहरण हो रहा है, बलात्कार हुआ, क्या वह रुका हुआ है? ठीक है, अभी हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है आपको, तेजस्वी ने जो वादे किए हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि 10,000 रुपये जो हम देंगे महिलाओं को वो हमारा ट्रम्प कार्ड है और यही महिलाएं हमें फिर से भरोसा देकर जीत दिलाएंगी इस बार के चुनाव में, तो लगता है तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? नहीं, महागठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए ये बात करते हैं जो है कि अच्छा आनंद, आप रहिए हमारे साथ। तो शैलेंद्र के पास भी जरा चलते हैं। अब आप जहां पर मौजूदगी है आपकी, वहां पर तो महागठबंधन ही होगा। आप रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र, देखिए कहीं ना कहीं अपने समर्थक हैं और अपने अपने दावे और वादे हैं। कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने इस बार पूरा मन बना लिया है और इस बार जो भी होगा वो ऐतिहासिक होगा। अगर नीतीश सरकार वापस आती है तो भी ऐतिहासिक होगा, और नहीं आती है तो ये भी पता चल जाएगा कि बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार बदलाव करना है।
देखिए, साफ तौर पे है, बदलाव करना है या रखना है, ये जनता के ऊपर ही है। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उसमें बहुत कुछ लगता नहीं है कि बहुत परिवर्तन होने वाला है या बहुत चीज़ें होने वाली हैं। और जो मैं कहूँ कि अब जब चुनाव प्रचार थम गया है और अब वोटिंग होनी है, तो ये समझिए कि आप अगर कहें कि चंपारण से लेकर यानी वाल्मीकि नगर से लेकर और किशनगंज तक की यात्रा हम लोगों ने की है। चाहे भागलपुर का इलाका हो, चाहे बांका का इलाका हो, चाहे नवादा का इलाका हो, गया का इलाका हो, या यूँ कहें कि चाहे सीतामढ़ी का इलाका हो, ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ जाने का अवसर नहीं मिला है। और सभी जगह से एक जो कॉमन फैक्टर उभर कर आ रहा है वो साफ तौर पे ये है कि अगर आप खड़े होकर बात करने लगे सड़कों पर ही लोगों से, जैसे हम तो जो कार्यक्रम करते थे उसमें सड़कों पर खड़े होकर बात करना और किसी को कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं, कोई बुलाए हुए लोग नहीं, यानी जो वहाँ पर हैं ये जो कहें कि रैंडम लोग और वो जो लोग मिलते हैं और उनकी जो बात होती है। क्योंकि एक व्यक्ति अगर कह रहा है कि हम रोजगार वाली सरकार चुनेंगे तो 3 व्यक्ति आ जा रहे हैं नहीं हमको स्थिरता चाहिए। और जिस तरह की बात आपने कही कि जंगल राज को लेकर भी बड़ा एक नैरेटिव कहे कि नैरेटिव जो फैलाया गया या नैरेटिव जो है या लोगों के मन में जो है, क्योंकि वो साफ तौर पे है, वो भी देखने को मिलता है। अगर कोई व्यक्ति बगल में बैठकर दावा कर रहा है, बगल में बैठकर बातें कर रहा है, तो तुरंत ही 2 लोग उसको काटने के लिए आ जाते हैं। तो ये पूरी ग्राउंड की स्थिति है, तो उससे समझ में आता है आखिर चीजें जाकर आते हैं। चलिए हम आएंगे, अभी फिलहाल उनसे बातचीत भी करेंगे। शैलेंद्र अपनी बात पूरी करिए और उसके बाद मैं शिखा के पास भी वापस आती हूँ। जी, तो ये बात मैं कह रहा था क्योंकि साफ तौर पे है बहुत चीजें दिखती हैं जब आप ग्राउंड पे जाते हैं, जब लोगों से बात करते हैं लोग। और पहले चरण का मतदान हो गया है, लाइन में जो कतारें थी यानी कि जो लोग लाइन में लगे हुए थे वो किस तरह से बात कर रहे हैं। और एक चीज और जो तस्वीरें बाद में सामने आज हम लोगों ने कई तस्वीरें ऐसी देखी, चूंकि जो मतदान हुआ उसके बाद कहीं पर ये महिलाओं का जो फैक्टर है यानी MY का एक फैक्टर और चल रहा है, महिला और यूथ, इस फैक्टर की भी बात अब खूब चर्चा हो रही है। और महिलाओं को लेकर कई तरह से प्रताड़ना के मामले सामने आए कि पति किसी दूसरी पार्टी में है, पत्नी किसी दूसरी पार्टी में वोट देना चाहती है और उसको लेकर दोनों में विवाद हुआ। कई जगह से मारपीट की घटनाएं भी सामने आई, उसके विजुअल्स भी सामने आए, यानी कि गाँव में ऐसा हुआ। और कई जगह पर ऐसी भी चीजें हुई कि आसपास किसी दबंग जात के लोग हैं और उन्होंने जाकर जो पिछड़े लोग हैं, जो कहा जाए कि उन्होंने कह दिया कि नहीं आपने इसको वोट दिया, हमने इसको वोट दिया, अगर ये बात हो गई तो वहां मारपीट के लिए पहुंच गए। तो ये भी तस्वीरें सामने आई, ये भी दावे सामने आए, तो आप समझ सकते हैं। पता तो तभी चलेगा जब रिजल्ट आएगा। अगर बात करें, देखिए शिखा, एक बात तो तय है कि 20 साल पहले जो मुद्दे थे, हम आज भी उसी बात पर बिहार पर लड़ाई हो रही है। बिहार को बीमारू राज्य का जो तमगा है वो आज भी मिला हुआ है, उस चीज को मिटा नहीं पाई नीतीश सरकार। कुछ ये बातें हैं जो लगातार बिहार की जनता सोचकर और समझकर वोट डालेगी। चलिए शिखा से हम बातचीत करेंगे। आनंद, कहीं ना कहीं ये बात तो तय है ना कि जो बीमारू राज्य का तमगा है वो भी राज्य से हटा नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति पिछले कुछ महीने में जो देखने को मिली, कहीं ना कहीं वो चीजें भी हिट करेगी। लेकिन महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो नीतीश के साथ है। आनंद, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जी खुशबू, देखिए जिस तरीके से आपने बात कही कि महिलाओं का एक बड़ा वर्ग है जो नीतीश कुमार पे लगातार भरोसा जताते आ रहे हैं और कारण भी इसके बहुत बड़े रहे हैं। जब 2005 में नीतीश कुमार जीत कर आए थे तो फिर 2010 के कार्यकाल, 2005 से 10 का जो उनका कार्यकाल था, तो उसमें हमने देखा था कैसे उन्होंने महिलाओं के लिए, खास तौर पे छोटी बच्चियों के लिए जो स्कूल जाती थी उनके लिए साइकिल योजना लेकर आए, यूनिफॉर्म योजना लेकर आए, ताकि स्कूल से जो ड्रॉप आउट का रेट था वो गिर जाए। फिर शिक्षा में वहाँ पर देखा गया कि किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में जब सुधार की गई तो फिर बच्चे पढ़ के फिर यही शिक्षक बने सरकारी स्कूलों में भी। हालांकि लगातार मानदेय को लेकर ये शिक्षक हमेशा अपने जॉब को रेगुलर करवाने के लिए ये लोग सड़कों पे आते रहे हैं और उन पे लाठियां भी चली है, ये चीज़ें भी हमने साफ देखी है। मगर जिस तरीके से आपने महिलाओं की बात की, मगर वहीं दूसरी तरफ युवा हैं बिहार के, जिनका सीधा डिमांड रहा है कि आखिर बिहार में जब 20 साल से एनडीए की सरकार रही है तो फिर यहाँ से पलायन अभी तक इतना क्यों बढ़ा है, आखिर नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे क्यों नहीं आई हैं, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर क्यों नहीं लगे हैं। अगर सुशासन ही था, अगर सारा जंगल राज खत्म हो गया था
तो महागठबंधन लगातार ये सवाल उठाता है, खासतौर पे राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी उठाती है कि अगर आपने सब कुछ सही कर दिया था तो आखिर आज इतने हत्याएं क्यों हो रही हैं, इतनी रेप की वारदातें क्यों हो रही हैं। तो ये भी सवालों पे जवाब नीतीश कुमार को देना पड़ता है, और जिस तरीके से विपक्ष उन पे ये आक्रमण करता है, खासतौर पे पलायन के मुद्दों को लेकर, बेहतर शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे को लेकर और बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा के मुद्दों को लेकर, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को वो घेर जरूर पाते हैं। और एक बड़ी बात इसमें और है खुशबू, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेपी आंदोलन से 4 बड़े नेता बिहार में निकल कर आए थे। उनमें से एक लालू प्रसाद यादव थे, दूसरे नीतीश कुमार, तीसरे रामविलास पासवान और चौथे सुशील कुमार मोदी। शायद ये नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का आखिरी चुनाव भी कहा जा सकता है बिहार में अपने नेतृत्व में लीड करने के लिए। इसके बाद फिर उनके नेक्स्ट जनरेशन इस चुनाव को लीड करेंगे बिहार में। जिस तरीके से तेजस्वी ने कमान संभाल रखी है राष्ट्रीय जनता दल की, उसी तरीके से नीतीश कुमार की भी पार्टी की कमान अब धीरे धीरे दूसरे हाथों में जा रही है। मगर वहीं हम बात करें ये जेपी आंदोलन से निकले, जिन्होंने लगातार सामाजिक लड़ाई और सामाजिक समानता की बात की है बिहार में, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों फैक्टर पे भी बिहार लगातार पिछड़ते आया है। नीति आयोग की रिपोर्ट साफ कहती है कैसे बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो 28वें पायदान पे हैं। वहीं बिल्कुल, आप देखिए जो बातें कह रहे हैं, ये बात तो है कि कुल मिलाकर जो दावे किए गए हैं उन दावों में अब कितना सच है। अच्छा, अब हमें रितेश ने भी ज्वाइन कर लिया। रितेश, देखिए लगातार आप भी ग्राउंड जीरो पर हैं, मुद्दे चाहे जो भी रहे, बिहार की जनता ने इस बार बता दिया है कि इस बार उनको वोट करना है, चाहे वो वोट नीतीश को रिपीट करने के लिए हो या फिर बदलाव के लिए हो। फेज 2 में जो सीमांचल और मिथिलांचल ये जो इलाके हैं, इनके मुद्दे क्या रहेंगे और ओवैसी का जो प्रभाव है वो इस बार कितना रहेगा? पिछली बार 5 सीट यहीं से लेकर गए थे। अब बिल्कुल सीमांचल में तो ओवैसी का प्रभाव रहता ही है, और यही कारण है कि इसको लेकर महागठबंधन में बड़ी परेशानी हो गई है। क्योंकि आप कुछ भी कह लीजिए, बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की सी टीम है, लेकिन मुसलमानों में खास तौर पर सीमांचल इलाके में ओवैसी का अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व है। और सबसे बड़ी बात है कि ओवैसी ने तो बड़ी सधी हुई राजनीति की थी। 2 महीना पहले आपको याद ही होगा, सबसे पहले हमने ही वो खबर चलाई थी जब ओवैसी ने ये ऑफर दिया था महागठबंधन को, लालू प्रसाद यादव को, कांग्रेस को, कि हम गठबंधन में आते हैं। और इसको लेकर गठबंधन, जो महागठबंधन है, उसने ओके नहीं किया, हरी झंडी नहीं दिखाई। ओवैसी ने मुसलमानों के मन में ये डालने की कोशिश की कि जो महागठबंधन है वो मुसलमानों का वोट लेती है, लेकिन जब भागीदारी देने की बात आती है तो फिर वो मुकर जाती है। डिप्टी सीएम को लेकर उन्होंने कोट किया, बड़े पोजीशन पर मुस्लिम नेताओं को भागीदारी नहीं देने को लेकर उन्होंने कई सारी बातें कही। तो ओवैसी का फैक्टर है। अब देखने वाली बात होती है कि ओवैसी क्या पिछली बार वाला प्रदर्शन दोहरा पाते हैं या नहीं, क्योंकि पिछली बार तो सिर्फ सीमांचल इलाके में ही ओवैसी ने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को खड़ा किया था, लेकिन इस बार तो उससे ज्यादा बिहार में लगभग सभी जगहों पर आप देखें तो ओवैसी के प्रत्याशी उतरे हुए हैं। हालांकि पूरे बिहार का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सीमांचल इलाके में ओवैसी का अपना वर्चस्व है, उनका अपना कद है, और जो राजनीति करते हैं उसमें सफलता मिलती है। तो अगर एक बार फिर से यानी 2020 की तरह ओवैसी को वहां सफलता मिलती है, 4-5 सीटें ही अगर आ जाती हैं, तो ये महागठबंधन के लिए बड़ी मुश्किल वाली बात होगी। अब बात करते हैं कि मुद्दे जो अब सेकेंड फेज में जिन इलाकों में चुनाव होने वाला है, तो वहां पर अगर देखें तो वहां एनडीए ही मजबूत है, कई जगहों पर महागठबंधन भी मजबूत है। लेकिन एक तरह से जो तेजस्वी यादव ने ये बात कही थी कि वो प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे, ये बात भले ही तेजस्वी बार बार कहें, महागठबंधन के लोग बार बार कहें, लेकिन फर्स्ट फेज में जिस तरीके से हमारी पूरे बिहार में इंडिया न्यूज की टीम घूम रही है, लगातार मैं घूम रहा हूं, तो उसका असर मुझे उस तरीके से वोटर्स के बीच में नहीं दिखा। युवा भले कह रहा है कि उसे रोजी रोजगार, नौकरी चाहिए, पलायन है, बेरोजगारी है, लेकिन जो बात महागठबंधन कह रही है उसका असर ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है। और यही ताकत है नीतीश ये कुमार बात तो सही है। इस बार शैलेंद्र, ये बात तो माननी पड़ेगी कि एक बहुत बड़ा वोटर्स है, जो ग्रुप है, वो बिल्कुल चुप है। अच्छा, किसी से आप पूछिए तो वो बिल्कुल तुरंत हामी भर देते हैं, हाँ बदलाव हुआ है, विकास हुआ है, हम तो इसी पार्टी के साथ जाएंगे। दूसरा कहता है कि हम सोचेंगे। ये सोचने वाले ही जो है ना, वो शायद कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ेंगे और बनाएंगे किसी का भी।
देखिए साफ तौर पे है, साइलेंट वोटर्स जो है वही चीज़ें तय करते हैं। और विशेष बात यह है कि जो मुद्दे होते हैं, यानी हमारे आपके बीच से ही जुड़े हुए मुद्दे जो है राजनीतिक दल उठाते हैं, क्योंकि उनके सर्वेज होते हैं, कई बार वो सर्वे करते हैं, कई बार वो फील्ड में जाते हैं, उनके अपने नेता हैं, उनकी अपनी पार्टी है, उनका अपना संगठन है, और वहाँ से छन के चीज़ें आती हैं तो उनको मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाता है। तो जाहिर सी बात है ये हमारे आपके मुद्दे हैं। और ये चीज़ आप देखिए कि 2020 और 2025 का जो चुनाव है ये अपने आप में बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि ये चुनाव जो है ये केंद्रित हुए हैं रोजगार पे, ये केंद्रित हुए पलायन रोकने पर। और ये जो एक नैरेटिव बना है और यही नैरेटिव है जो अब सीधे तौर पर बिहार को लीड कर रहा है, बिहार को आगे बढ़ा रहा है। यानी चाहे एनडीए हो और चाहे महागठबंधन हो, दोनों पार्टियों की ओर से या कहें दोनों गठबंधनों की ओर से ये साफ तौर पे दावा किया जा रहा है कि हम आएंगे तो रोजगार देंगे। एक ने 1 करोड़ की बात की है और एक ने हर घर में नौकरी देने की बात कही। एक बात यहाँ और भी है, अभी रितेश कह रहे थे कि जो हर घर में नौकरी देने की बात है उसको लेकर तेजस्वी यादव ने जब घोषणा की थी तब मैं उस समय वहीं मौजूद था और उन्होंने कहा था कि अब चुनाव की घोषणा जब हो गई है तो हम आने वाले दिनों में ये भी बताएंगे, यानी कि जब एनडीए का संकल्प पत्र आएगा, घोषणा पत्र आएगा, तो उसके बाद हम खुलासा करेंगे कि आखिर हमारा फार्मूला क्या है। वो फार्मूला करके एक दिन उन्होंने नौकरी संवाद भी किया। नौकरी संवाद में सिर्फ यही बताया कि किस तरह से वो जो नॉर्म्स होते हैं, यानी कि एक क्लास में अगर 40 बच्चे हों तो 40 बच्चों का आंकड़ा रखा जाएगा, उसके हिसाब से टीचरों की भर्ती की जाएगी, उसके हिसाब से और चीजें की जाएंगी। लेकिन वो सब चीजें डिस्क्राइब करने में कामयाब नहीं रहे। जो लोग चाहते थे कि वो बताएं कि हाँ अगर 2 करोड़ 76 लाख परिवार बिहार में हैं तो उनको रोजगार देने का उनका रोड मैप क्या है। और यही बात जब कहें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो हम लोगों ने सवाल भी पूछा था कि आप ये बताइए कि ये हर घर नौकरी देने का मामला है, तो उन्होंने कहा हर घर नौकरी देने की बात नहीं है, हर घर में हम कहें रोजगार देने की कोशिश करेंगे। मतलब आप समझिए कि जो सबसे बड़ा उनका एलआई है वही उनकी बात को ठीक से समझ नहीं पा रहा है या ठीक से उसको इंडोर्स नहीं कर रहा है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो कहीं कि थोड़ा डेंट तो करती ही है कि अगर आप इतना बड़ा वादा कर रहे हैं, इतनी बड़ी चीजें कर रहे हैं तो उसके पीछे है क्या, ये तो आपको बताना ही होगा। बिल्कुल, और ये बताना तो होगा। अच्छा देखिए आनंद, आप जहां पर मौजूद हैं वहां से जो सत्ता है उसने काफी समय तक बिहार में रूल किया है और वहां के जो लोग हैं उनका ये साफ साफ कहना है कि इस बार महागठबंधन वापस आ रही है क्योंकि आपकी मौजूदगी लालू आवाज पर है। लेकिन जो चर्चा है वो तो तेज प्रताप और तेजस्वी की भी आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन भी था। जी खुशबू, देखिए जाहिर सी बात है कि तेज प्रताप बड़े भाई हैं तेजस्वी यादव के, तो आज चूंकि जन्मदिन भी था तेजस्वी का तो इस तरह से आज का दिन उनके लिए विशेष हो जाता है। और मगर इस बार थोड़ी परिस्थितियां बदली हुई हैं क्योंकि तेज प्रताप ने इस बार अपनी पार्टी बनाई, जनशक्ति जनता दल करके बनाई और उन्होंने खुद अपने कैंडिडेट्स उतारे काफ़ी सीटों पे जहां पर आरजेडी भी चुनाव लड़ रही है। तो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं जो फैमिली एक ये यूनाइटेड दिखती थी, कहीं उसमें इस बार कुछ ना कुछ बिखराव जरूर हुआ। मगर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपनी कैंपेनिंग की है बिहार में, लगातार हर दिन वो 15 से 16 सभाओं को संबोधित कर रहे थे, हर जगह हर विधानसभा की सीटों पे जा रहे थे। राहुल गांधी के साथ भी जो नेता विपक्ष है संसद में, उनके साथ भी वो जाकर उन्होंने काफ़ी सभाओं को एड्रेस किया है। तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को इन्होंने कवर करने का कोशिश किया। और जिस तरीके से जो शैलेंद्र जी भी अभी बता रहे थे कि कहाँ महागठबंधन की जो प्रॉमिस है हर एक घर में सरकारी नौकरी देने की, तो कांग्रेस उस पर थोड़ी सी कहीं ना कहीं अलग हटती दिख रही थी। मगर जिस तरीके से एनडीए ने भी अपनी घोषणा पत्र जो लागू किया उसमें उन्होंने 1 करोड़ रोजगार का वादा तो किया, मगर उसमें उन्होंने ये भी साथ में जोड़ दिया कि हम उनका व्यवसाय भी शुरू करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं एनडीए के भी घोषणा पत्र पे जो महागठबंधन है वो लगातार सवाल उठा रही है कि आखिर इस तरह का जो है, इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है बिहार के लोगों के साथ, क्यों पलायन नहीं रोकना चाहते हैं, क्यों यहाँ से लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते हैं। फिर दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, महागठबंधन के नेता तमाम आरोप लगा रहे हैं कि आखिर बिहार की महिलाओं की याद जो 10,000 रुपए अभी ट्रांसफर किए गए हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत, तो वो योजना पिछले 10 साल पहले क्यों नहीं शुरू किए थे नीतीश कुमार की सरकार ने यहाँ पर महिलाओं के लिए। आखिर अभी ही चुनाव के ठीक एक दिन पहले ही ये योजना क्यों अनाउंस की गई बिहार में। तो कहीं ना कहीं ये उनका सीधा आरोप है कि ये महिला वोटरों को घूस देने का कार्य किया जा रहा है। और इस पर हमने देखा भी था किस तरह से मनोज
झा हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा एमपी भी हैं और पार्टी के सबसे बिल्कुल आनंद, बड़े देखिए दावे प्रवक्ता और हैं, वादे उन्होंने अपनी भी जगह चिट्ठी हैं और लिखी। अब इन सबका वक्त भी शायद चला गया। बहरहाल जनता ने अपना मन बना लिया है, पहले राउंड में जबरदस्त वोटिंग हुई, अब इंतजार इस बात का कि दूसरे चरण में मतदान किस तरीके से होता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।